बेटा कंटिन्यू करेंगे। मैं इनकम टैक्स ऑलरेडी आपने देखा हुआ है कि इनकम टैक्स में ऑलमोस्ट अपनों ने कंप्लीट कर दिया है। जैसे चैप्टर नंबर 1 था डेफिनेशन, उस समय एक डेफिनेशन बताना बाकी रह गई थी, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पैम्पलेट में अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 देखा हमने रेसिडेंशियल स्टेटस, थियरी ओवर कर दी है। आप लोगों को थियरी पढ़ लेना है बिकॉज जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा मैंने बताया मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दूंगा। चैप्टर नंबर 3 देखा एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, और चैप्टर नंबर 4 ये नवे मटेरियल में मिल जाएगा आपको। जिस दिन आप लेक्चर लेना होगा क्लास को उस दिन आपको ये प्रैक्टिकल का मटेरियल भी मिल जाएगा। तो देखो हेडिंग है यूनिट 1 कंटिन्यू। इनकम टैक्स क्या है? तो इनकम टैक्स में पहला पॉइंट आता है इनकम। तो इनकम क्या है? The definition of income in section 2 subsection 24 is inclusive not exhaustive। इसका मतलब क्या है? थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, कंटिन्यू करेंगे। इनकम क्या है? तो द टर्म इनकम इज इंक्लूसिव नॉट एग्जॉस्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल लैंग्वेज में स्पेसिफिक इनकम की कोई डेफिनेशन नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनकम का मतलब उतना ही नहीं है जितना सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 बता रहा है। इनकम टैक्स में इनकम किसके लिए बताया ना कि द टर्म इनकम इज इंक्लूसिव नॉट एग्जॉस्टिव। इसका मतलब इनकम की डेफिनेशन का मतलब इतना नहीं कि जितना सेक्शन में दिया है, इसके अलावा कोई भी चीज जो आपको रेगुलर एज ए इनकम के तौर पे मिलती है वो इनकम है, लिखा हुआ है। द टर्म इनकम नॉट इंक्लूड ओनली दोस थिंग which are included in section but also include such thing which the term signify। term means income जो signify करता है ना, जो भी इनकम हुई, जैसी भी इनकम हुई, वो सब इनकम के अंदर आ जाएगी। अब सवाल आता है सर इनकम किसको बोलते हैं? तो देखो लिखा हुआ है इनकम इज अ मॉनेटरी पीरियोडिकली रिटर्न, इट इज रिकरिंग इन नेचर, बार बार होती है, और सिंपल लैंग्वेज में आपकी मिलकत में वधारो था वो इसका मतलब आपकी इनकम है। क्लियर? अब देखते हैं इनकम क्या है, कौन से चीजों को इनकम बोला जाता है। यहाँ पे 20-22 पॉइंट है, आपको 8-10 पॉइंट याद करने। तो नंबर 1, इनकम मस्ट बी रेगुलर एंड डेफिनेट सोर्स। रेगुलर होनी चाहिए, उसको इनकम बोला जाता है। इनकम में भी इन कैश और काइंड, रोकड़े में भी चलेगी या गिफ्ट के तौर पर आएगी, वो भी इनकम है, काइंड कैश के अलावा। इनकम इज टैक्स्ड ऑन रिसीव बेसिस। रिसीव बेसिस का मतलब जो इनकम मिलने वाली उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जो इनकम आपको मिल चुकी है, आपके हाथ में आ चुकी है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। पॉइंट नंबर 4, इलीगल इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल। अगर आप कोई इलीगल काम करते हो, जुगाड़ खेलते हो, सट्टा खेलते हो, ब्लैक मार्केटिंग करते हो, तो वो भी इनकम पे टैक्स तो बनना है। वो गलत है, वो लो बताता है, लो के हिसाब से उनके ऊपर डीलिंग होगी, मगर ये इनकम पे भी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी। क्लियर? डिस्प्यूटेड टाइटल कैन नॉट होल्ड अप फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। हाँ, जो टाइटल डिस्प्यूटेड है, बराबर, जैसे एग्जांपल पे वांधाजनक कोई प्रॉपर्टी है जिससे इनकम हो रही है, या कोई वांधाजनक टाइटल है, डिफॉल्ट टाइटल है, तो उसको इनकम टैक्स में इंक्लूड नहीं किया जाता जब तक वो टाइटल क्लियर नहीं होता। रिलीफ इज नॉट ट्रीटेड इज इनकम। कोई राहत मिल जाती है तो उसको तुम आवक नहीं बोलोगे, जिस अपनी भाषा में रिबेट मिलना, राहत मिलना, छूट मिलना। उसके बाद डाइवर्जन ऑफ इनकम बिफोर इट्स रीच द असेस इज नॉट इनकम। अभी असेसी यानी जो टैक्स पेयर उसके हाथ में पैसा पहुंचा नहीं है, तो जब तक उसके हाथ में पैसा नहीं पहुंचता वहां तक कोई इनकम नहीं होगी। टेम्पररी एंड परमानेंट इनकम बोथ आर टैक्सेबल। चाहे टेम्पररी हो के परमानेंट हो, हर इनकम टैक्सेबल है। इनकम में भी लमसम और इंस्टॉलमेंट, हफ्ते में मिले या एक साथ मिले, वो पैसा आया वो इनकम हो गई। पर्सनल गिफ्ट आर नॉट लायबल टू टैक्स। पर्सनल गिफ्ट, गिफ्ट नहीं, गिफ्ट अलग है। पर्सनल गिफ्ट चाहे बर्थडे पार्टी पे हो या शादी पे हो। अब बर्थडे पार्टी वाला पॉइंट नीचे डिटेल में आएगा, शादी वाला पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में आएगा। टैक्स फ्री इनकम पढ़ चुके अपने। रिसीप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ धर्मदा, अगर आपको कोई डोनेशन
पाठशाला, इसके तौर पे धर्मदा के तौर पे आवक होती है, तो इनकम टैक्सेबल नहीं है। क्लियर? इफ, हाँ ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर कोई असेसी को इनकम के अलावा कोई एडिशनल अमाउंट भी मिलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट, बोनस ले लो, कमीशन ले लो, रिलीफ ले लो, नॉट रिलीफ, इंसेंटिव ले लो, या कोई असेट की कीमत बढ़ जाने से फायदा हुआ, तो वो सब भी इनकम टैक्स के अंदर चार्ज होगी। इनकम ऑल्सो इंक्लूड लॉस। इनकम का मतलब लॉस भी होता है, वो अपने आगे पढ़ेंगे कि लॉस कैसे एडजस्ट करना है। सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स्ड ट्वाइस। एक इनकम पे दो बार टैक्स नहीं हो सकता। इनकम शुड बी रियल, रियल होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, प्रीवियस ईयर की इनकम ही टैक्सेबल है, यानी जो साल आपको इनकम मिली है उस साल उतनी ही इनकम पे टैक्स होगा, जो मिलना बाकी ऊपर पड़ चुके उस पर टैक्स लगेगा नहीं। क्लियर? फिर ये सब अलग अलग पॉइंट है, मैंने बोला ना कोई भी 8-10 पॉइंट लर्न कर लो, वो तुम्हारा इनकम है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये एक डेफिनेशन थी जो चैप्टर नंबर 1 में आती थी, पहला ही चैप्टर है इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन। असेसी, पर्सन, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर एंड इनकम, 5 डेफिनेशन है। टेम्पलेट में मैंने जो लोग ले गए उनको मालूम है 4 डेफिनेशन दी हुई है, 5वीं यहाँ से पढ़ लेना, मटेरियल मिल जाएगा जब क्लास चालू होगा तो। अब आता है चैप्टर नंबर 4, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। 100% फिक्स, इंटरनल हो का फाइनल हो, इसमें से प्रैक्टिकल आ जाता है, थियरी नहीं आती। टोटल प्रैक्टिकल आ जाता है, थियरी नहीं आती। मगर मैंने पहले ही बताया इनकम टैक्स में जिसको थियरी आएगी उसको प्रैक्टिकल आएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस। ये सब एमसीक्यू के लिए पढ़ा रहा हूँ, मगर प्रैक्टिकल के लिए तो सिंपल है कि इंडिया में है कि इंडिया के बाहर का पैसा है कि आउट ऑफ इंडिया मिलता है, विद इन इंडिया मिलता है, वो अपने रेगुलर क्लास में प्रैक्टिकल में देख लेंगे। तो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो अंडर द एक्ट इंसिडेंट ऑफ टैक्स ऑन अ टैक्स पेयर डिपेंड अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस। बहुत बड़ी चीज है कि कौन से इंसान को कौन सी जगह पे किस प्रकार का टैक्स पे करना है या टैक्स नक्की कैसे करना है, वो डिटरमाइन होता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे, जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, फर्म, एसोसिएशन, कंपनी, पढ़ा था ना पढ़ा तो शुरुआत के लेक्चर देख लेना। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब है जो तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी यानी टैक्स की जिम्मेदारी जो नक्की होती है वो डिपेंड होती है तुम्हारे रेसिडेंशियल स्टेटस पे। क्लियर? अब सबसे पहला पॉइंट, इंडियन इनकम किसको बोलते हैं, फॉरेन इनकम किसको बोलते हैं। इंडियन इनकम किसको बोलते हैं, फॉरेन इनकम किसको बोलते हैं। क्योंकि कॉमन है, इंडियन इनकम होगी तो उस पर इंडियन टैक्स लगेगा, फॉरेन इनकम होगी तो उसके ऊपर वो कंट्री का टैक्स लगेगा, वो सब चीजें भी देखना जरूरी है। तो देखते इंडियन इनकम, any of the following three is Indian income. Number 1, if income is received in India, अगर पैसा इंडिया की बाउंड्री में मिला है, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बड़ौदा के अंदर मेरा बिजनेस है, क्लासेस आजवा रोड पे, तो कॉमन है यहाँ पे जो भी इनकम होगी इंडिया में ही होगी ना, तो ये इनकम पे प्योर टैक्स है, चाहे वो रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो, कहना रही हो। बिजनेस कहाँ पे, इंडिया में। तो इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड एट द टाइम इट एक्रू इन इंडिया, यानी इंडिया की इनकम इन इंडिया में पैदा हुई है या इंडिया से जनरेट हुई है, तो पहली शर्त उसको इंडियन इनकम बोला जाएगा। नंबर 2, if income is received in India during the previous year but it accrue outside India, जैसे मेरा एक प्रॉपर्टी अमेरिका में, वहां पे मैंने प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है, समझना, वहां की प्रॉपर्टी का पैसा मुझे इंडिया में मिला, कहां पे मिला, प्रॉपर्टी बाहर है इंडिया के, मगर वो पैसा मुझे इंडिया में मिला, तो वो इनकम भी इंडियन इनकम। दोनों 2 पॉइंट समझ पड़े। इंडिया में इंडिया की इनकम हो या इंडिया में मिलता हो, दोनों 2 इनकम इंडियन इनकम। नंबर 3 देखो लिखा हुआ है, इफ इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया, पहले क्या था, इंडिया की इनकम है, यानी मेरा बिजनेस इंडिया में, तो यहाँ पे जो भी इनकम होगी वो इंडियन इनकम होगी।
मेरी प्रॉपर्टी लंदन में, वहां से भाड़ा मुझे इंडिया में मिला, भाड़ा अमेरिका लंदन का है मगर मिला कहाँ, इंडिया में मिला, इंडिया में मिला, तो ये इंडियन इनकम हो गई। पॉइंट नंबर 3, इफ इनकम इज रिसीव आउटसाइड इंडिया, इनकम कहाँ मिली, लंदन की प्रॉपर्टी का पैसा लंदन में ही मिला मगर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इट एक्रू इन इंडिया, मगर जो बिजनेस ईयर था, रनिंग ईयर था, प्रीवियस ईयर था, उस साल वो पैसा मुझे इंडिया के अंदर आया, इंडिया के अंदर आया ना, वो इंडियन इनकम हो गई। क्लियर। अब आता है फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम के लिए दो कंडीशन है, सीधी बात है। पॉइंट नंबर 1, इंडिया में इनकम ना मिली हो, इनकम नॉट रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, लंदन में पैसा मिला जो इंडिया में आया नहीं है, फॉरेन इनकम हो गई। इनकम डज नॉट अराइज इन इंडिया, नहीं इसका इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है। क्लियर। अब ये जो मैंने पढ़ा है वो नीचे टेबल में दिया हुआ है, आप लोग टेबल में पढ़ लेना। क्लियर, क्लियर, समझ में आया। ये मैं जब प्रैक्टिकल आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, एक दिन में समझ में आ जाएगा, एक टॉपिक में समझ में आ जाएगा। देखो क्या बताए, चाहे इंडिविजुअल हो क्या एचयूएफ हो, अगर इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम का मतलब, इंडियन इनकम का मतलब इंडिया में मिलती हो या इंडिया की इनकम हो, तो चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे वो एनआरआई हो, तीनों तीन लोगों के लिए टैक्सेबल है। पॉइंट नंबर 2, फॉरेन इनकम की बात करते हैं। इफ बिजनेस इनकम विच इज कंट्रोल्ड फुल्ली और पार्टली फ्रॉम इंडिया, अगर इंडिया में से पूरा के पूरा या आधो आध कंट्रोल होता है मगर इनकम कहाँ की है, बाहर के देश की, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है, एनआरआई के लिए टैक्सेबल नहीं है। इसी तरह प्रोफेशन की बात आती, सेम चीज है। मगर इफ बिजनेस इनकम विच इज कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड, बिजनेस भी बाहर का है, कंट्रोल भी बाहर का है, तो सिर्फ ये बंदा टैक्सेबल है। देखो मैं बोल्ड कर देता, वो सब तुम्हारे टैक्सेबल हो जाएंगे। तो तुमको क्या याद, इस पे ही पूरा सम, 5 मार्क का सम आता है, याद रखना, 1-2 मार्क का नहीं, 5 मार्क का सम आता है। जो बोल्ड करा है वो तुम्हारा टैक्सेबल इन इंडिया है, जो बोल्ड नहीं करा उसके ऊपर कोई टैक्स लगेगा नहीं। सेम प्रोफेशन में मैंने बोला, जो बिजनेस है ना, प्रोफेशन एक है। मगर एनी फॉरेन इनकम लाइक सैलरी, फॉरेन के अंदर सैलरी मिली, रेंट मिला, भाड़ा मिला, इंटरेस्ट मिला, फॉरेन की इनकम है, फॉरेन में ही मिला, तो वो सिर्फ रेसिडेंट यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, चाहे इनकम इंडिया में मिलती हो चाहे फॉरेन में मिलती हो, वो इंडिया का परमानेंट पक्का नागरिक है, तो उसके लिए टैक्सेबल। क्लियर। ये अपने सम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऊपर पड़ा हुआ ये कुछ नवा नहीं है। अब समझते डिटेल में। देखो यहाँ पे हर एग्जांपल दिया है। कॉनोनेशन ऑफ रिसीप्ट ऑफ इनकम, हाउ इट इज अंडरस्टूड, यानी इनकम को समझना कैसे है, कुछ भी काम का नहीं है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, मगर आपको सम करने के लिए थियरी समझना जरूरी है, क्योंकि उसमें एक शब्द चेंज हो गया, तारीख चेंज हो गई, डेट चेंज हो गई, कंडीशन चेंज हो गई, तो तुम लोगों को इसमें आंसर लिखने में तकलीफ पड़ सकती है। तो क्या बताया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन ऑल केस ऑफ असेसी। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अगर मैंने ऊपर बता दिया, एक चीज बार बार रिपीट होती है, अगर इनकम इंडिया के अंदर मिलती है, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे वो एनआरआई हो, सबके लिए वो टैक्सेबल है। क्लियर। अब देखते हैं रिसिप्ट वर्सेस रेमिटेंस। अब दोनों फर्क है। रिसिप्ट का मतलब मिल जाना, रेमिटेंस का मतलब रेमिटेड यानी आने वाले समय में मिल सकती है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट, जैसे तूने फी दे दी, बराबर हासिम ने फी दे दी तो मेरे को पैसा मिल गया, ये रिसिप्ट हुई। सर मैं 15 दिन बाद आपका अकाउंट में दे दूंगा, ये रिसिप्ट नहीं हुई, ये रेमिटेंस है ना, 15 दिन बाद आज मिलेगी, तो 15 दिन बाद सोचेंगे। क्लियर। तो देखो, द रिसीप्ट ऑफ इनकम रिफर टू फर्स्ट ओकेजन व्हेन रिसिप्ट गेट मनी अंडर हिज कंट्रोल। वंस एन अमाउंट इज रिसीव्ड, एनी रेमिटेंस डज नॉट रिजल्ट इन रिसिप्ट। बराबर, एक बार पैसा मिल गया तो मिलने वाली बात को ऑप्शन रहता नहीं है। देखो एग्जांपल पढ़ो, समझ में आ जाएगा। एन असेसी रिसीव $10,000 इन यूएसए ऑन 16 में। मेरे को 10,000 रुपए
लंदन की प्रॉपर्टी का भाड़ा 16 तारीख को लंदन में मिल गया। कहाँ मिल गया? लंदन में मिल गया। उसमें से कुछ पैसा मेरे को 2 दिन बाद इंडिया में मिलने वाला है। क्या है? मिलने वाला है। तो उसको 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 रेमिटेंस को इंक्लूड करना नहीं है। क्लियर? समझ में आया? दूसरा आता है केस वर्सेस काइंड। केस वर्सेस काइंड। अब मैंने ऊपर बता दिया, इनकम केस में होगी तो भी चलेगा, इनकम काइंड में मिलेगी तो भी चलेगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन कैश एंड काइंड। देखो पढ़ते, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इनकम शुड बी रिसीव्ड इन कैश। इनकम में बी रिसीव्ड इन कैश और काइंड। एग्जांपल, वैल्यू ऑफ फ्री रेसिडेंशियल हाउस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय इज टैक्सेबल एज अ सैलरी। सीधी बात है, अगर आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी वाले अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए मुफ्त में घर देते, तो कॉमन है सैलरी कहाँ दी? भाड़े के बदले कंपनी ने अपना घर दे दिया, तो वो मकान भी काइंड हो गया, केस में नहीं हुआ, तो ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से टैक्सेबल है। क्लियर? एक्चुअल रिसिप्ट, डीम रिसिप्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ एमसीक्यू के लिए, पढ़ लेना, इसमें से कुछ आने की चांसेस नहीं है, बट इसके अंदर से आपको एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि भाई किस पे कितने परसेंटेज इंटरेस्ट लगते वो आपको पता चल जाएगा। काम का नहीं है ये सब चीज, का काम की नहीं है। क्लियर? टेबल भी कुछ काम का नहीं है। अब आता है डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई जगह इन्वेस्टमेंट करा है, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट करा है रिलायंस, टाटा, बराबर, विप्रो, ये सब इंडियन कंपनी है। तो इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है, तो मैंने पहले वाले एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स में बताया, डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। क्या है? एग्जेम्प्टेड। किसके लिए? कंपनी के लिए नहीं, जो लोगों ने इन्वेस्ट करा उनके लिए। देखो लिखा हुआ है, एनी डिविडेंड पेड, any dividend paid by an Indian company outside India is accrued to be in India. However, dividend from domestic company is not taxable in the hand of shareholder. याद रख लेना, डोमेस्टिक कंपनी यानी इंडियन कंपनी से आपको जो डिविडेंड मिला वो आपके लिए एग्जेम्प्टेड है, आपके लिए, असेसी के लिए। कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, अपने तो इंडिविजुअल की बात करेंगे। मगर अगर आपने इन्वेस्ट करा माइक्रोसॉफ्ट में, आपने इन्वेस्ट करा एप्पल कंपनी में, तो वो इंडियन कंपनी नहीं है, तो उसके ऊपर जो डिविडेंड होगा वो डिविडेंड टैक्सेबल है इंडिविजुअल। क्लियर? 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 अब आता है रिसिप्ट विदाउट कंसीडरेशन। मोस्ट 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 आईएमपी आंसर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। एमसीक्यू भी आ सकते हैं, वन सेंटेंस भी आ सकते हैं, ध्यान देना। इसका मतलब क्या बोला है कि रिसिप्ट, कोई भी पैसा विदाउट कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना चाहिए। कंसीडरेशन का मतलब वही होता है ना कि भाई मैंने माल दिया, बदले में पैसा आया, मैंने ड्यूटी करी, जॉब करा, बदले में पैसा मिला, मैंने काम करा, उसके बदले में मुझे पैसा मिला। तो रिसिप्ट विदाउट, तो कॉमन है कि जो पैसा आपको कंसीडरेशन के बिना मिलता है तो उसको भी इनकम बोला जाएगा। अब उसके लिए रूल्स क्या है वो देखते हैं। When a sum of money is received without consideration during 1st April 2006 to 39/2009, the provision in respect of gift received on और आफ्टर, इसके पहले नहीं था, ये सब नवा नवा नहीं। इनकम टैक्स में मैंने बताया कि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। आर गिवन बिलो। नंबर 1, द रिसिपेंट इज एन इंडिविजुअल और एक्चुअल। पैसा ले, जिसको पैसा गिफ्ट रिसीप्ट हो रहा है वो या तो इंडिविजुअल होगा या तो वो एचयूएफ होगा। पैसा कब मिलेगा विदाउट कंसीडरेशन? 1 अप्रैल 2006 के बाद का होगा। बेसिकली अपने तो बहुत आगे निकल चुका, अपने तो 2020 में। तो जनरली एग्जामिनेशन में आपको इतना जूना नहीं पूछेंगे कि 2004 में आपको पैसा मिला था, क्योंकि आपकी बर्थ डेट 2000 की होगी। लॉजिक सी बात है। अगर कोई पैसा 50,000 से ज्यादा आता है, कितना? 50,000 से ज्यादा आता है, मोर देन 50,000, कितना? इंडिविजुअल या एचयूएफ विदाउट कंसीडरेशन हो 1 अप्रैल 2006 के बाद। और अगर पैसा 50,000 से ज्यादा मिलता है, पैसा 50,000 से ज्यादा मिलता है,
तो वो चीज को रिसीव्ड विदाउट कंसीडरेशन कहा जाएगा। एंड इफ these conditions are satisfied, if these conditions are satisfied, the entire amount is chargeable to टैक्स, यानी पूरे के पूरे 50,000 तुम्हारे चार्जेबल टू टैक्स है। हाँ, अगर तुम्हारी रिसीव 50,000 से कम है, तुम्हारी रिसीव 50,000 से कम है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स लगेगा नहीं। अब बताया कि कहाँ पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होता, कहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। While calculating the above limit of 50,000, any sum of money received following shall not be considered. बाकी कहीं से भी आपको कुछ कंसीडरेशन के बिना पैसा मिल गया, कुछ कंसीडरेशन के बिना पैसा मिल गया तो टैक्सेबल है। मगर ये नीचे बताए 7 जगह से पैसा मिला 50,000 से ज्यादा, तो इसका प्रोविजन पूरा अलग है। पहला, अगर आपको विदाउट कॉमन है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, ये सब रिलेटिव्स में आते हैं। अगर अमाउंट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव क्या है नीचे डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जेम्प्टेड है। मनी रिसीव ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, शादी के समय जो भी गिफ्ट मिलती है पूरी की पूरी एग्जेम्प्टेड है। मगर इसमें समझना, आप ऐसा मत बोलना सर हम तो मुसलमान है 4 शादी कर सकते हैं। भाई फर्स्ट शादी की कंडीशन है, तुम तो रोज रोज शादी करोगे गिफ्ट मांगोगे नहीं चलेगा। कंडीशन इज दैट मैरिज, शादी में जो गिफ्ट मिला कितने का भी हो कोई टैक्स नहीं, वहां पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होगा। मनी रिसीव बाय द वे ऑफ विल, वसीयत के तौर पे तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे रिलेटिव ने वसीयत कर दी भाई मेरे मरने के बाद ये दे देना, तो वो पैसा मिला तो वो पैसा भी उस साल विल के मुताबिक एग्जेम्प्टेड है। मनी रिसीव इन कंटेम्परेशन डेट ऑफ द पेयर, मरने के बाद जो मिलता है कोई विल टाइप हो गया। मनी रिसीव फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, जैसे आपका घर वेरा वापिस हुआ, घर वेरे में माफी हुई, आपको टैक्स में रिफंड मिला, वेल टैक्स में कुछ राहत मिल गई, म्यूनिसिपल टैक्स में कोई राहत मिल गई, रिफंड मिला, एग्जेम्प्टेड है। मनी रिसीव बाय एनी यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी में सबको स्कॉलरशिप नो दिया जाता है, वो सब अपनों ने पढ़ा था, ये सब एग्जेम्प्टेड है, ये सब लिमिट में आते नहीं है। एंड मनी रिसीव फ्रॉम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में से मिलेगा तो वो भी तुम्हारा एग्जेम्प्टेड है। क्लियर? ये कब तक का था? 2009 तक का था, 1/4/2006 से 30/9/2009 तक का। मगर 2009 के बाद ये नवा कायदा आ गया, ये पढ़ना जरूरी है, ये इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? ओके।